हेलो मेरे दोस्तों, कुछ सालों पहले जब मैंने पहली बार रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी थी, तब मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया कि काश इस किताब को मैंने कुछ सालों पहले पढ़ा होता। और आज उस किताब को पढ़ने के कुछ सालों बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं प्राउडली आपको ये कह सकता हूँ कि ये किताब लाइफ चेंजिंग किताब है। रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इन दोनों बुक्स में ऑथर ने कुछ डायग्राम्स को दिखाकर उन्हें समझाया है, जिन्हें आज इस वीडियो से मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, सिर्फ इन दोनों किताब के ये दो डायग्राम्स समझकर भी आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ में काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सीखने मिले इनसे तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों का फायदा सोचते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स का नॉलेज भी जरूर बढ़ाइएगा। सो फ्रेंड्स, इन्हें डिटेल में समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में ऑथर ने 3 कैटेगरी के लोगों का इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाया है, जिनमें से फर्स्ट कैटेगरी है पुअर, फिर मिडिल क्लास और लास्ट कैटेगरी है रिच। और यहाँ ऑथर जब पुअर, रिच या मिडिल क्लास की बात करते हैं तो वो पुअर मेंटालिटी, मिडिल क्लास मेंटालिटी और रिच मेंटालिटी के लोगों की बात करते हैं। और ऑथर के अनुसार पुअर मेंटालिटी के लोगों की सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक ही होती है, जो है उनकी सैलरी। और ये वो लोग होते हैं जिन्हें पैसा कमाने के लिए अपना समय देना पड़ता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने फाइनेंसेस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। इन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता कि ये अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो आइए हम आनंद की स्टोरी से समझते हैं पुअर मेंटालिटी के लोगों को। आनंद की एज है 27 इयर्स और वो शहर की बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करता है। अब वैसे तो वो लिटरेट है, लेकिन फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। आनंद दिन के 10 घंटे और महीने के 24 डेज काम करता है और उसकी मंथली सैलरी है 50,000 रुपीज। इट मीन्स कि वो चाहे कितना भी काम कर ले, वो हर घंटे का 208 रुपीज ही कमाएगा। और जिस दिन उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया, उस दिन उसका ये 1 घंटे का 208 रुपीज आना भी स्टॉप हो जाएगा। और आनंद के इनकम का ज्यादातर हिस्सा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स, फूड, ट्रांसपोर्ट, इन ही चीजों में खर्च हो जाता है। फिर सेकेंड कैटेगरी में ऑथर मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोगों की बात करते हैं, जो पुअर मेंटालिटी से थोड़े अलग होते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता पहली कैटेगरी के लोगों के मुकाबले। इस कैटेगरी के लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी एक ही होता है, जो है या तो सैलरी या फिर प्रोफेशनल इनकम या फिर स्मॉल बिजनेस इनकम। इस कैटेगरी के ज्यादातर लोगों को समय देना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। ये लोग अपने टाइम को लेवरेज करना नहीं जानते। इसका ये मतलब हुआ कि जिस दिन ये काम पर नहीं जाते उस दिन उनकी इनकम नहीं होती। जैसे रमेश एक डॉक्टर है और शहर के सबर्ब्स में उसकी अपनी क्लिनिक है। तो जब कभी भी रमेश वेकेशन पर जाता है या किसी कारण से छुट्टी लेता है तो उस दिन वो अपने पेशेंट्स को नहीं देख पाता और उसकी कोई इनकम नहीं होती। और रमेश भी आनंद की तरह अपना समय देता है पैसे कमाने के लिए। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आनंद की सैलरी तो फिक्स्ड है और उसकी आर्ली इनकम वो बढ़ा नहीं सकता, लेकिन रमेश जितने ज्यादा पेशेंट्स देखता है दिन भर में, उतना ज्यादा वो कमाता है। लेकिन दिन में वो 8 घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसकी इनकम भी लिमिटेड हो जाती है। ऑथर के अनुसार मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग टाइम को लेवरेज और बिजनेस को स्केल करने का मतलब जानते ही नहीं। और अगर हम डॉक्टर रमेश के खर्चों की बात करें तो इनकी इनकम में से रेंट, इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स, ट्रांसपोर्ट और फूड का खर्चा तो होता ही है, प्लस बाकी बची इनकम का ज्यादातर हिस्सा लाइबिलिटीज की पेमेंट्स जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स, पर्सनल लोन वगैरह भरने में चला जाता है। और ये अपनी इनकम में से ज्यादातर लाइबिलिटीज ही खरीदते हैं, जैसे कार, महंगे कपड़े, नया फोन, बड़ा घर, जिनकी वैल्यू समय के साथ साथ डेप्रिशिएट होती है। और हम में से 90% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और इसे दूसरों के लिए कमाना कहते हैं, या ऑथर के अनुसार इसे रैट रेस कहा जाता है। अब थर्ड कैटेगरी के लोगों की बात करें तो ऑथर के अनुसार इस कैटेगरी के लोग फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं और इनकी कई सारी सोर्स ऑफ इनकम होती है, जैसे बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन्स, रॉयल्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा एसेट्स बनाने पर खर्च करते हैं, जैसे स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टीज, अलग अलग बिजनेसेस, या अपना प्रोडक्ट किसी और को लाइसेंस करते हैं और रॉयल्टीज कमाते हैं। और पैसिव इनकम से ये अपना खर्चा चलाते हैं और उसी पैसिव इनकम से ये लाइबिलिटीज जैसे कार और बड़ा घर खरीदते हैं। इन्हें पैसा कमाने के लिए इनका समय नहीं देना पड़ता। इन शॉर्ट, जब ये सोते हैं तभी भी ये पैसे कमा रहे होते हैं और ये अपने समय को लेवरेज और बिजनेस को स्केल करने का मतलब जानते हैं। और इन्हें पता होता है कि ये हर काम के एक्सपर्ट नहीं है और इसीलिए ये दूसरे प्रोफेशनल्स जैसे लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स की सलाह लेते हैं, एज इन्हें पता होता है कि फी देकर सही एडवाइस लेने से गलतियां कम होगी और कम गलतियों के कारण समय और पैसे दोनों बचेंगे। लेकिन पुअर और मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग फी देने में मानते ही नहीं और बस हर जगह फ्री एडवाइस की उम्मीद करते हैं और बस गलतियां करते हैं और वेल्थ नहीं बना पाते। आइए समझते हैं राज ओबरॉय के एग्जाम्पल से रिच मेंटालिटी के लोगों को। राज ने 25 की एज में अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट और उसका एम था कि 35 की एज के होने तक वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर कंसल्टेशन कंपनी एस्टैब्लिश करेगा, जिसके लिए उसे करीब 61 लाख रुपीस की जरूरत होगी। और अपनी पहली सैलरी मिलते ही उसने फ्री एडवाइस के चक्कर में पॉलिसीज ना खरीद कर CFP से अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझा कि वो ये रकम कैसे जोड़ सकता है और उसे कहां निवेश करना होगा। और उसने अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट शुरू की और उस इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाता गया और 35 के होने तक उसके पास इकट्ठा हो गए 61 लाख रुपीस 10% रिटर्न के अनुसार, जिससे उसने अपना सॉफ्टवेयर कंसल्टेशन फर्म एस्टैब्लिश किया, जहां उसने एक लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर किया और एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर को भी हायर किया। और राज ने बिजनेस बढ़ने के साथ साथ इंडिया के कई शहरों में अपना बिजनेस एक्सपैंड किया और साथ साथ दुबई, सिंगापुर और USA में भी कुछ सालों बाद अपना ऑफिस एस्टैब्लिश किया और आज उसके पास करीब 500 लोगों की टीम है। इट मींस कि उसका हर एम्प्लॉय अगर दिन में 8 घंटों के लिए काम करता है तो उसके 500 एम्प्लॉइज दिन में 4000 घंटों का काम करते हैं। प्लस उसने अपना बिजनेस अलग अलग जगहों पर स्केल भी कर लिया है और वो अब डॉक्टर रमेश की तरह सिर्फ एक ही इलाके के पेशेंट्स को नहीं बल्कि दुनिया भर के क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को सर्विस करता है। उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज है अलग अलग देशों में और वो अपना पैसा अपने बिजनेस और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जो उसे और भी ज्यादा पैसे कमा कर देते हैं। उसका सारा काम उसके मैनेजर्स देखते हैं और वो छुट्टी पर हो तब भी उसकी इनकम कम नहीं होती। तो आइए अब समझते हैं आनंद, रमेश और राज की इनकम और कैश फ्लो स्टेटमेंट को, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आनंद की इनकम उसके सैलरी से आती है, लेकिन उसकी सारी सैलरी टैक्स, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट और क्लोथिंग में ही चली जाती है और आनंद की बैलेंस शीट पर कोई एसेट नहीं है, एज उसके पास पैसे बचते ही नहीं एसेट्स बनाने के लिए। फिर डॉक्टर रमेश की बात करें तो उनकी इनकम सैलरी या प्रोफेशनल फी से आती है, लेकिन उनकी इनकम का ज्यादातर हिस्सा पहले तो उनकी बैलेंस शीट पर जो
लायबिलिटीज है, जैसे उनका होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह वगैरह की EMI भरने में चला जाता है और इनकम का बाकी बचा हिस्सा उनके नेसेसरी एक्सपेंसेस जैसे टैक्स, फूड, ट्रांसपोर्ट वगैरह में खर्च हो जाता है और उनके पास ये सब EMIs और बिल्स भरने के बाद कुछ बचता ही नहीं एसेट्स क्रिएट करने के लिए। और यही अगर हम राज ओबरॉय की बात करें तो उनकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, बिजनेस इनकम, रॉयल्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस इनकम में से वो कार और दिखावा करने के लिए बड़ा घर नहीं खरीदते, लेकिन एसेट्स खरीदते हैं जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रेंटल प्रॉपर्टीज, और यही एसेट्स उन्हें पैसिव इनकम देते हैं जिनसे वो अपने बाकी EMIs और बिल्स भरते हैं। और उनकी इनकम बढ़ने के साथ साथ वो और भी एसेट्स क्रिएट करते जाते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी मानते हैं कि आप हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हैं और आपके पास आपका फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए जो आपकी मदद कर सकता है आपके फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें अचीव करने में? तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और अब अगर हम ऑथर की दूसरी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात करें तो उनमें ऑथर ने कुछ ऐसे डायग्राम बनाया है जहां वो लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे E यानी एम्प्लॉय जो दूसरों के लिए काम करते हैं जैसे आनंद, फिर S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के लिए काम करते हैं जैसे डॉक्टर रमेश, फिर B यानी बिजनेस ओनर जैसे राज, एंड फाइनली I यानी इन्वेस्टर जो राज जैसे लोग बनते हैं जब वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को दूसरी कंपनीज को अक्वायर करने में इन्वेस्ट करते हैं। और ऑथर अपनी बुक में ये भी कहते हैं कि स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छी नौकरी करो ताकि तुम अपने बिल्स समय से पे कर सको। और यही एक कारण है कि ज्यादातर लोग आज फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और रैट रेस में फंसे हुए हैं और दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। असलियत में स्कूल में हमें सिखाया जाना चाहिए कि पढ़ाई करो और अच्छी कंपनी एस्टैब्लिश करो और दूसरों को काम दो, यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आज बहुत कुछ सीखने मिला और आप ये वीडियो लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करोगे। अगर आपने अब तक हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जिसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही अपने स्मार्टफोन पे नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अभी और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।